नमस्कार दोस्तों। तो ये है पार्ट 2 पार्लियामेंट्री सिस्टम का, यानी चैप्टर नंबर 12 इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक का। तो हमने मेरिट्स जान ली है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो अब बात करेंगे डीमेरिट्स की, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या कमियां हैं। तो हर सिस्टम में कोई न उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉज सब में होते हैं। तो डीमेरिट्स की बात करेंगे, कमियों की बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या कमियां हैं। तो फर्स्ट जो कमी है, फर्स्ट जो डीमेरिट है, वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अगर पूर्ण बहुमत मिल जाए किसी भी रूलिंग पार्टी को, तो गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, चांसेस रहते हैं। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती और कोलिशन की गवर्नमेंट बन जाए, गठबंधन की सरकार बन जाए, किसी अदर पार्टी का समर्थन जब लिया जाता है और गठबंधन की सरकार बनाई जाती है, तब चांसेस बहुत कम होते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल रह पाएगी। तो ऐसे में अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। तो क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो मेजोरिटी पर डिपेंड रहती है, लेजिस्लेचर की मेजोरिटी पर डिपेंड रहती है। जब उनको पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी एमपीज का पूरा पूरा सहयोग मिलता है, मेजोरिटी मिल जाती है, तब तो वो सरकार बना करके गवर्नमेंट तब तक तो रह सकती है। लेकिन जैसे ही उनकी मेजोरिटी को कोई खतरा होता है या कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है जब लोकसभा के अंदर, तो ऐसे में गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ जाता है और सरकार गिर जाती है। और या फिर कई बार पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट में देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल डिफेक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब दल बदल जाते हैं, कुछ एमपीज किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तब भी चांसेस रहते हैं। या फिर एविल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन, मतलब जब गठबंधन, मैंने पहले भी बताया है, गठबंधन की जब सरकारें बनती हैं तो बहुत चांसेस होते हैं सरकार गिरने के। तो क्योंकि ये भी एक डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट की। सेकंड जो है वो है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, मतलब जब अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो 5 साल से पहले ही सरकार गिर जाएगी, फिक्स्ड टेन्योर नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पिछली सरकार के द्वारा रूलिंग, जो भी मौके पर जो गवर्नमेंट होती है, वो जो भी अपनी नीतियां पॉलिसीज बनाती है, तो ऐसे में अगर जब सरकार गिर जाती है और नई पार्टी आकर दोबारा जब सरकार बनाती है, तो उनकी विचारधारा अलग होती है, पहले वाली रूलिंग पार्टी की सरकार से अलग विचारधारा होती है। तो जब दो अलग अलग विचारधारा की सरकारें बन जाती हैं, टाइम टू टाइम बदलती जाती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही मतलब चेंज इन रूलिंग पार्टी, मतलब क्या होता है, चेंजेस इन पॉलिसीज। तो जब नई सरकार आएगी तो नई उनकी पॉलिसीज होंगी, नई उनकी नीतियां होंगी। तो पहले वाली जो पॉलिसीज चलती आ रही थी उनमें वो कुछ फेरबदल होगा, और कुछ को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा, कुछ नई पॉलिसीज भी बनाई जाएंगी। तो ऐसे में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती पॉलिसीज की, नीतियों की। सरकार की जो नीतियां चलती आ रही हैं, चल रही होती हैं, तो उनमें फेरबदल होते रहते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पॉसिबल नहीं रह पाती पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में। ये एक डीमेरिट है, ये एक कमी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है कार्यकाल की, कि सरकार का कार्यकाल कितना है। तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है ऐसा। उनमें प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 4 ईयर्स होता है, तो वो 4 ईयर्स तक ही रहेगा। हाँ, फिर है थर्ड, वो है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। तो कई बार डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है जब भी किसी रूलिंग पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, फुल मेजोरिटी मिल जाती है, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है। तो ऐसे में कैबिनेट बिकम्स ऑटोक्रेटिक। तो कैबिनेट अपनी मनमानी करने लग जाती है, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो उनके सभी कानून पास हो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, सभी एक्टिविटीज होने लगती हैं, आर्बिट्रेरी एक्शंस करने लगती है। ऐसे में अनलिमिटेड पावर्स हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं
जो कैबिनेट में डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी भी रूलिंग पार्टी के पास होती है। तो ये भी एक डीमेरिट है, कमी है। फिर है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। मतलब जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, तीनों अलग काम करते हैं, सेपरेटली काम करते हैं। ये ना तो डिपेंडेंट होते हैं और ना ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुडिशरी तो अलग होकर इंडिपेंडेंट होकर के काम करती है, लेकिन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। एक दूसरे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टुगेदर एंड इनसेपरेबल, बिना अलग हुए और आपस में मिलकर ही इनको कार्य करना होता है। बिना मिलकर कार्य किए कोई काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो जो कैबिनेट होती है, ऐसे में पावर उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे कि कैबिनेट एक्ट्स एज अ लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लीडर ऑफ लेजिस्लेचर। तो जो कैबिनेट होती है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पीएम जो होता है वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो पूरे पार्लियामेंट का लीडर होता है, वो पूरी लेजिस्लेचर का भी लीडर होता है, वो कैबिनेट का भी लीडर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो जो पीएम होता है वो लीडर होता है लेजिस्लेचर का भी, पार्लियामेंट का भी, और वो लीडर होता है कैबिनेट का भी, यानी एग्जीक्यूटिव का भी। ठीक है। तो और साथ ही साथ जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं ऑफिसर्स, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बल्कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। उन पर भी फुल कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट का रहता है। तो कैबिनेट का जो रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू जो कि फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर हैं, काफी फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं फ्रांस के मोंटेस्क्यू, उन्होंने अपनी एक बुक में कहा था द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748, ये उनकी बुक का नाम है। उनमें उन्होंने कहा था, ही स्टेटेड इन हिज book that the concentration of powers in one person or a body of persons would result in despotism। मतलब जब पावर का कंसंट्रेशन होने लगता है, जब पावर एक ही जगह इकट्ठी होने लगती है और किसी एक ही व्यक्ति को दे दी जाती है या किसी एक ही इंस्टीट्यूट को दे दी जाती है, जैसे कैबिनेट को दे दी, पूरे चाहे भले ही वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काफी सारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो एक ही बॉडी है कैबिनेट। तो मान लो पावर एक ही कैबिनेट, एक ही इंस्टीट्यूट को दे दी जाए, एक ही बॉडी को दे दी जाए या एक ही पर्सन को दे दी जाए, तो ऐसे में जब पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी के भी पास, तो कहीं ना कहीं मनमानी, तानाशाही देखने को मिलती है। तो पर्सन और बॉडी को जब पावर दी जाती है तो डिस्पोटिज्म देखने को मिलता है। डिस्पोटिज्म यानी कि तानाशाही, मनमानी, आर्बिट्रेरीनेस, तो जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट में रहता है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये एक डिमेरिट के रूप में बताया गया है। तो फिफ्थ जो है वो है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एमेच्योर्स होते हैं। एमेच्योर्स यानी कि इतने पढ़े लिखे या इतने एक्सपर्ट या इतने समझदार नहीं होते, अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, बल्कि एक जनरल उसमें रहते हैं। मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। मान लो किसी भी एमपी को मिनिस्टर बना दिया, उसको रेलवे मिनिस्टर बना दिया, तो उसको मिनिस्ट्री जो मिली वो रेलवे मिली, तो वो रेलवे डिपार्टमेंट का इतना एक्सपर्ट नहीं होता। तो मान लो फाइनेंस का बना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फाइनेंस का फुली एक्सपर्ट हो। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज चेंज कर करके दे दी जाती है। कभी उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी जाती है एक ही मिनिस्टर, एक ही व्यक्ति को, कभी उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो कभी उसको गृह मंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसे में वो जो भी मिनिस्ट्री दी जाती है, जो भी उनको फील्ड मिलती है, तो वो उसके एक्सपर्ट नहीं होते। मिनिस्टर्स नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स, इसलिए कहा गया एमेच्योर्स, उनको एमेच्योर्स की संज्ञा दी गई है। एंड पीएम हैज लिमिटेड चॉइस इन सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम क्योंकि मिनिस्टर्स को चुनता है,
सिलेक्ट करता है। तो पीएम के पास एक लिमिटेड दायरा होता है, उसी दायरे में से उनको पीएम को मिनिस्टर्स चुनने होते हैं। दायरा क्या है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे, एमपीज होंगे, उन्हीं एमपीज में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो जो एक सिलेक्शन करने की जो चॉइस है, जो एक दायरा है, वो बहुत लिमिटेड है, एक पार्लियामेंट तक ही सीमित है। एक्सटर्नल कोई बाहरी व्यक्ति या एक्सटर्नल टैलेंट नहीं लिया जा सकता। मान लो किसी को अगर जो एमपी नहीं है उसको अगर मिनिस्टर बना भी दिया गया तो भी उसको मेंबर बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। अगर वो एमपी नहीं बनेगा 6 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर वो एमपी नहीं बनता तो उसको मिनिस्टर का पद छोड़ना होगा, जिसको भी मिनिस्टर बनाया जाएगा बाहरी व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं जो भी मिनिस्टर होगा वो एमपी होना जरूरी है, वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होना चाहिए, मिनिस्टर होना चाहिए। तो एक लिमिटेड चॉइस रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास। और क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे डिवोट देयर मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज, पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग्स एंड पार्टी एक्टिविटीज। जिस भी मिनिस्टर जो होते हैं वो जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, रूलिंग पार्टी से, तो एक तो उनका टाइम जो है पार्टी की गतिविधियों में, पार्टी एक्टिविटीज में टाइम निकल जाता है। फिर कैबिनेट बैठकों में उनका टाइम निकल जाता है। फिर जो पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, क्योंकि वो और पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में भी उनका टाइम बीत जाता है, तो उनको बहुत कम टाइम मिलता है कि वो अपनी मिनिस्ट्री को संभालें, मंत्रालय को संभालें और काम करें। तो इसलिए कहा गया है कि गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, जो गवर्नमेंट सरकार चलाई जाती है वो एमेच्योर्स, वो कम एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं चलाई जाती। तो ये भी एक डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो डीमेरिट्स हमने जान ली पांचों की पांचों। अब बात करेंगे हम कि रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स भी देख ली, डीमेरिट्स भी देख ली। अब बात करेंगे कि हमने क्या रीजंस रहे कि हमने अपने इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो फर्स्ट जो है फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, मतलब जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान सभा के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार करके और एक कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हो रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि संविधान सभा के कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने ये बात कही थी कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाना चाहिए। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे, क्या रीजंस रहे कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, तो वो जानेंगे। फर्स्ट है वो है फर्स्ट रीजन है फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम आजादी से पहले से ही चलता आ रहा था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो फैमिलियर थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम से फैमिलियर थे, और वो देखते आ रहे थे कि पिछले 30-40 साल से इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। जो गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नेंस है इंडिया की, वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हो चुकी थी। भले ही आजादी नहीं मिली थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। तो और उनको ये सिस्टम अच्छा लगता था, तो वो नहीं चाहते थे कि एक इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जिससे वो फैमिलियर हैं और जो रिस्पॉन्सिबल भी है, उसको छोड़कर किसी नए सिस्टम को अपनाया जाए और यू टर्न लिया जाए। तो वो नई यू टर्न लेना चाहते थे, बल्कि इसी को ही आगे चलाना चाहते थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो फर्स्ट हो गया फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। सेकंड है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो कैबिनेट का जो काम होता है, कैबिनेट एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है, वो मेन तो यही होता है कि वो एक तो स्टेबल गवर्नमेंट दे, स्थिर सरकार दे, दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे, साथ में जिम्मे अकाउंटेबल भी हो सरकार और साथ में स्टेबल भी हो। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम आज तक नहीं बना कि जो दोनों चीजें फुल डिग्री में दे पाए। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट तो दे देता है, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो फीचर है वो कम होता है, वो डिग्री में थोड़ा कम होता है, लो होता है। मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टेबल गवर्नमेंट के मामले में तो ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल
गवर्नमेंट नहीं दे पाता, उस डिग्री में थोड़ा कम है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति। लेकिन जो स्टेबल गवर्नमेंट की बात है, स्टेबिलिटी कम देखने को मिलती है प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो हमारे पास दो विकल्प थे उस समय में कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाएं या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाएं, हम स्टेबिलिटी पर जोर दें या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पर जोर दें। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने प्रेफरेंस दिया किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दी, इसलिए हमने इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। तो ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्योंकि पार्लियामेंट्री क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेजिस्लेचर अलग काम करती है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है और जुडिशरी अलग काम करती है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर्स रहता है, उनका काम अलग रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, दोनों की पावर बटी होती है, दोनों के विषय बटे होते हैं, ड्यूटीज बटी होती हैं। तो ड्यूटीज भले ही बटी होती हैं, इंडिपेंडेंट भले ही होते हैं, लेकिन उनमें डिस्प्यूट चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं आपस में, जो कि अमेरिका में भी देखे जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका के अंदर है और अमेरिका जैसी कंट्री में भी ये डिस्प्यूट चलते आ रहे हैं। जहां भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो गई, जहां भी सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, वहां डिस्प्यूट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना तो तय ही है। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। इंडिया जो कि नया नया आजाद हो रहा है, जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हम एक अच्छी व्यवस्था जहाँ चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में कोई डिस्प्यूट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों इंटरडिपेंडेंटली काम करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और पूरे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सहयोग और समर्थन के साथ आपस में काम करते हैं और डिस्प्यूट की संभावना बिल्कुल कम होती है। जो स्कोप है डिस्प्यूट का, कॉन्फ्लिक्ट का, वो कम देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसलिए नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, हम नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। फिर फोर्थ है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का जो नेचर है वो हिट्रोजिनस है। मोस्ट हिट्रोजिनस स्टेट्स, मतलब नेशन स्टेट जो कंट्री है हमारी, मोस्ट हिट्रोजिनस है और प्लूरल सोसाइटी है। हिट्रोजिनस समझो, पहले होमोजिनस समझो। होमोजिनस मतलब एक तरह की समानता। जहां ऐसा देश, होमोजिनस सोसाइटी कौन सी होती है, जहां एक तरह के लोग होते हैं, एक तरह की उनके रीति रिवाज होते हैं, एक तरह की उनकी भाषा होती है, एक तरह के उनके वेशभूषा, खान पान, रहना सहना, मौसम सब एक जैसा होता है। वो कंट्री, उसको बोलते हैं, उस सोसाइटी को बोलते हैं होमोजेनिटी। हमारी कौन सी है, हिट्रोजेनिटी। हिट्रोजिनस स्टेट है, हिट्रोजिनस सोसाइटी है, मतलब डाइवर्स सोसाइटी है, विविधतापूर्ण सोसाइटी है, जहां अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं उनकी, अलग अलग रीजन है, मौसम भी अलग, भाषा भी अलग, उनकी वेशभूषा अलग, उनके रीति रिवाज अलग, खान पान अलग, मौसम अलग, फसलें अलग, सब कुछ अलग अलग है। तो हमारी जो सोसाइटी है हिट्रोजिनस सोसाइटी है, हिट्रोजिनस स्टेट है। पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी बोला जाता है इंडिया को। और हम ये चाहते थे कि जो इंडिया के अंदर वेरियस अलग अलग डिफरेंट जो सेक्शन हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं या अलग अलग जो रीजन्स हैं, उनको सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सके लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और केवल पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि कैबिनेट
कैबिनेट में भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी उनको जगह मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, सभी एरिया में से, हर जाति, धर्म, पंथ, सब लोगों, किसी भी भाषा बोलने वाले लोगों को, सबको किसी भी सेक्शन से हो, इंटरेस्ट उनका हो या किसी भी रीजन से हो, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले। तो जो कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संभव नहीं होता, बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज पॉसिबल होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफर्स ग्रेटर स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शन, इंटरेस्ट, रीजन्स। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो प्लूरल होती है। तो कई सारे मिनिस्टर होते हैं, पावर किसी एक हाथ में नहीं होती बल्कि बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ये सिलेक्शन करते टाइम, मिनिस्ट्रियाँ देते टाइम, मिनिस्टर्स बनाते टाइम वो ये चीज़ देख सकता है कि अलग अलग सेक्शन के लोगों को मिनिस्टर बना सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रेटर स्कोप रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में। और हम चाहते थे कि इंडिया जैसी सोसाइटी में, जहाँ हेटेरोजेनस सोसाइटी है, प्लूरल सोसाइटी है, वहाँ मोर रिप्रेजेंटेशन दी जा सके और सभी सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सबको रिप्रेजेंटेशन दी जा सके, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। तो इंडिया के अंदर अब भी डिबेट चलती है कि इंडिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम छोड़ करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपना लेना चाहिए। तो ये डिबेट का और डिस्कशन का मैटर है और इसके लिए काफ़ी कंसिडरेशन चलती रहती हैं। 1970s में भी ये चीज़ चलती आई, उसके बाद से अब भी बात चलती है। तो 1970s में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दोबारा कंसीडर किया गया था कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अपनानी चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाना चाहिए। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो राय आई, जो उन्होंने अपनी बात रिकमेंड करी, वो यही थी कि इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ही सही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश मॉडल। हमने इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम तो अपना लिया, तो हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या वो बिल्कुल सेम है जो कि ब्रिटेन के अंदर अपनाया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन के अंदर है और इंडिया के अंदर है, क्या सेम है या उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं या अलग है वो? तो यहाँ बात करेंगे डिस्टिंक्शन की कि क्या डिफरेंस है ब्रिटिश मॉडल और इंडियन मॉडल में पार्लियामेंट्री के। तो पहला है, वो है जो डिफरेंस है, पहला वो है इंडिया हैज रिपब्लिकन सिस्टम बट ब्रिटेन हैज मोनार्किकल सिस्टम। तो इसको समझो, रिपब्लिकन और मोनार्किकल को समझो। ठीक है, इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम है, मतलब इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है, वो कौन है? वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये एक इलेक्टेड पोस्ट है। कोई भी सिटीजन इंडिया का इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। ये प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर यही रिपब्लिकन सिस्टम है कि कोई भी इलेक्टेड पर्सन बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है, ब्रिटेन के अंदर मोनार्किकल सिस्टम है। मोनार्किकल यानी वहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, ब्रिटेन के जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो किंग एंड क्वीन होते हैं। तो जो कि एक हेरिडिटरी पोस्ट है, विरासत में मिलने वाली एक पद है। तो ब्रिटेन के अंदर मोनार्किकल सिस्टम है, हेरिडिटरी पोस्ट है जो कि, तो जहाँ हेरिडिटरी पोस्ट होती है, मतलब जो किंग एंड क्वीन है उनके आगे जो बच्चे होंगे वही आगे चल करके किंग एंड क्वीन बनेंगे। जो ब्रिटेन के सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ कि वो इलेक्शन के द्वारा किंग एंड क्वीन बन जाए या हेड ऑफ द स्टेट बन जाए। ये एक हेरिडिटरी पोस्ट है। किंग एंड क्वीन के बच्चे आगे चलकर किंग एंड क्वीन बनेंगे और कोई नहीं बन सकता, किसी को अधिकार, राइट नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। इंडिया के अंदर इलेक्टेड पोस्ट है,
ब्रिटेन के अंदर हेरिडिटरी पोस्ट है। सेकंड है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, मतलब वहाँ डॉक्ट्रिन जो एक प्रिंसिपल है वो है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो सबसे सुप्रीम पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जो अगर ब्रिटेन के अंदर किसी के पास है तो वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट का ने जो डिसीजन ले लिया वही सर्वमान्य होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। फुल पावर ब्रिटेन की पार्लियामेंट को मिली हुई है। इसका मतलब यही है, संप्रभुता ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सोवरन नहीं है, पूरी तरीके से उसको पावर नहीं मिली हुई, बल्कि जो पावर मिली हुई है पार्लियामेंट को वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो इसलिए इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सोवरन नहीं है। मतलब पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कभी भी पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेगी या कोई एक्ट कानून बनाएगी तो उसको ध्यान में रखना होगा, इंडिया के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान में रखना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा भी जिस प्रकार से जो प्रोसीजर दिए गए हैं उस हिसाब से पार्लियामेंट को चलना होगा। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो कि जुडिशरी के पास है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी को मिली हुई है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट यानी कि या हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो तुरंत उस कानून को, जिस कानून में कोई कमी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको रद्द कर सकती है कानून को। ये पावर जुडिशरी को मिली हुई है जुडिशियल रिव्यू की। फिर है फेडरल सिस्टम। इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी है। स्टेट लिस्ट अलग बनी हुई है, स्टेट सब्जेक्ट अलग हैं और यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट अलग है। तो जो सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट को नहीं मिली हुई, बल्कि ओरिजिनल पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट को भी मिली हुई है, स्टेट के पास भी पावर है। तो इसलिए इंडिया की जो पार्लियामेंट की जो पावर है वो कम हो जाती है। फिर है सिटीजन्स को मिलने वाली फंडामेंटल राइट्स, जो मूलाधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं इंडियन सिटीजन्स को, भारत के नागरिकों को। तो जब भी भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होने लगता है, या जो कोई पार्लियामेंट ने ऐसा एक्ट बना दिया जिससे कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के वायलेट होते हैं, तो ऐसे में वो कानून भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा। तो कोई भी एक्ट बनाते समय पार्लियामेंट को इन बातों का ध्यान में रखना होता है कि कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो जाएं, या कोई स्टेट सब्जेक्ट का कोई कानून वो ना बना बैठे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है वो सोवरन नहीं है। थर्ड जो है डिफरेंस वो है कि जो पीएम है वो लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए, लोअर हाउस से ही होना चाहिए। पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस आता है वो पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, जैसे इंडिया के अंदर जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है, जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है, ठीक है। ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है यानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहीं से ही उसका ही मेंबर पीएम बन सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर चाहे पीएम कोई भी बन सकता है, किसी भी हाउस का व्यक्ति पीएम बन सकता है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो अपर हाउस का मेंबर हो, चाहे वो लोअर हाउस का मेंबर हो, जिसका भी मेंबर है वो पीएम बन सकता है। मनमोहन सिंह राज्यसभा का मेंबर रह करके भी पीएम बने थे। ये एक एग्जाम्पल इंडिया में देखा जीता जागता सबूत है। तो इंडिया के अंदर पीएम
किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर लोअर हाउस का मेंबर ही पीएम बनता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर ही पीएम बन सकता है। किसी को अगर ब्रिटेन के अंदर पीएम बनना है तो उसको पहले हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनना होगा, तभी वो पीएम बन सकता है। तो ये एक डिफरेंस है। फिर फोर्थ जो डिफरेंस है वो है कि ब्रिटेन के अंदर मिनिस्टर वही व्यक्ति बन सकता है जो एमपी होगा, मतलब एमपी अलोन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, केवल एमपी ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मिनिस्टर बन सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर ना भी हो, एमपी ना भी हो, फिर भी वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन शर्त यही है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी पार्लियामेंट की। अगर वो नहीं ले पाता तो ऐसे में उसको 6 महीने के बाद मंत्री पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा, मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। नॉन एमपी कैन ऑल्सो अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बट मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। फिर फिफ्थ है शैडो कैबिनेट का डिफरेंस, मतलब ब्रिटेन के अंदर शैडो कैबिनेट होती है। शैडो कैबिनेट जो कि ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि कंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करती है रूलिंग कैबिनेट को। मतलब एक तो रूलिंग पार्टी के द्वारा रूलिंग कैबिनेट बनाई जाती है जिसके पास वास्तविक पावर होती है, और एक ओपोजिशन पार्टी के द्वारा भी कैबिनेट बना दी जाती है जिसको शैडो कैबिनेट बोला जाता है, जो कि एक तरीके से ओरिजिनल जो रूलिंग कैबिनेट होती है उसकी परछाई होती है, जो उसके अपोजिट होती है। तो इसलिए नाम रखा गया है शैडो कैबिनेट। मतलब एक तरफ तो रूलिंग कैबिनेट काम करेगी, एक तरफ ऑपोजिशन पार्टी की शैडो कैबिनेट काम करेगी। तो ये जो ऑपोजिशन कैबिनेट होती है ये बैलेंस करने का काम करती है रूलिंग कैबिनेट को, और चेक करने का, कंटेन करने का काम करती है, आलोचना करने का काम करती है। तो ये एक तो बैलेंस करने का काम करती है शैडो कैबिनेट, और दूसरा टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर मिनिस्टीरियल ऑफिस। तो ये एक तरीके से तैयारी कर रही होती है कि जब वो रूलिंग कैबिनेट बनेगी और उसको कैसे काम करना है मिनिस्टीरियल ऑफिस में, तो वो यहीं जब वो शैडो कैबिनेट होती है तभी इन चीजों की प्रिपरेशन कर रही होती है ऐसे में। लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज नो शैडो कैबिनेट लाइक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ऐसे कोई शैडो कैबिनेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर अब खत्म हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, पूरा चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, हमारे से कांटेक्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको वीडियो को लाइक करें, और आगे हमारी पूरी इंडियन पॉलिटी की का एक एक चैप्टर हम इसमें समझाएंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले जैसे ही कोई नए चैप्टर की वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, रिकमेंडेशन आ जाए, और आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सको और कुछ सीख पाओ अपने इंडिया के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। तो इसके बाद ठीक है जी, धन्यवाद।